अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इज़राइल गए। इज़राइल से आने के बाद जब वो भारत लौटते हैं उसके बाद ये हमला होता है, ये चीज़ें होती है। एक सबसे चीज़ कि इस पर पूरे मैटर पर भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कह दिया था कि इज़राइल जो है फादरलैंड है, इंडिया जो है मदरलैंड है। इस सब के बाद क्या स्टैंड हो सकता है? नहीं, देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल में संसद को संबोधित कर रहे थे तो मैं खुद भी संसद में मौजूद था और वो जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे वो कॉन्टेक्स्ट अलग था। उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि बहुत से लोग, देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया भर से ज्यूज़ अब जाके इजराइल में सेटल हो रहे हैं, तो उसमें से भारत में भी बहुत से ज्यूज़ हैं। मैं खुद ही कई लोगों से मिला जो नॉर्थ ईस्ट से गए थे, जो साउथ इंडिया से गए थे, और आज के सिलसिले में नहीं, मतलब पिछले दशकों से वो आते जाते हैं। तो जो लोग उस समय, जब भाई इजराइल और भारत के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन जो ऑफिशियली शुरू हुआ वो तो 92 से हुआ, लेकिन ज्यूज़, जो इंडियन ज्यूज़ जो थे, वो तो 60s में भी जाते थे, गए थे, 50s में भी गए थे, वो वहाँ रचे बसे। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि देखिए, हमारे जो लोग इंडियन भारतीय मूल के लोग आपके यहाँ रच बस रहे थे, तो वो ये मानकर चलते थे कि चूँकि मतलब उनका जन्म इंडिया में हुआ था तो वो मदरलैंड है, लेकिन चूँकि उनका जो ज्यूज़ का हिस्टोरिकल कनेक्शन है वो इजरायली कनेक्शन है, तो इस तरह वो दोनों मुल्क को अपना मान रहे थे। तो एक को मदरलैंड मान रहे थे, एक को फादरलैंड मान रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट में। और ये एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है कि जो दुनिया भर के ज्यूज़ कहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो इंडियन ज्यूज़ खाली कहते हैं, वो दुनिया भर के ज्यूज़ ये कहते हैं कि हम इजराइल में जाकर क्यों बसते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम पहले ज्यूज़ हैं और उसके बाद हम किसी और मुल्क, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर यहूदी हैं तो वो पहले यहूदी हैं, फिर वो उस देश के सिटीजन हैं। तो उसी तरीके, और जब भी उनको मौका मिलता है तो मतलब उनका एक घर तो इजराइल में रहेगा ही रहेगा। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे। रही बात प्रधानमंत्री की जो इजराइल यात्रा है और ईरान पर हमले को लेकर, बहुत से लोग बहुत तरह से उसको जोड़ तोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि फैक्चुअली ये सही नहीं है। फैक्चुअली इसलिए नहीं सही है क्योंकि देखिए, भारत का ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, इजराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। उस समय जब हाई टेंशन चल रहा था, हमने अपने डिप्टी एनएसए को ईरान में भेजा था। वो जाकर ईरान के एनएसए से भी मिले थे और उनसे बातचीत की थी। उसके बाद देखिए कि जब ये इजराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन किया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, उसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से भी बात की, हमने इजराइल के विदेश मंत्री से भी बात की। बल्कि मैंने वहाँ से ये दर्शकों तक खबर पहुँचाई भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से कहा कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। तो भारत का शुरू से यही स्टैंड था कि इजराइल और ईरान को बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। मतलब इस पर्टिकुलर मैटर पर भारत ये नहीं था कि ठीक है हम इजराइल के साथ हैं कि हम ईरान के साथ हैं। हमारा ये था कि आप दोनों को बातचीत के जरिए निकालना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम रशिया और यूक्रेन में भी लगातार यही बात को प्रोत्साहित करते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी में आए और उसके अगले कुछ घंटे के बाद उनका ऑपरेशन, तो देखिए, तब तो जाने से पहले से ही उनकी ऐसी भी बात नहीं थी कि पहले तैयारी नहीं थी, उनकी तैयारी तो चल ही रही थी। भारत अपना रन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहा है कि मुझे कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। बल्कि इजराइल की यात्रा से पहले 2 महीने पहले तो प्रधानमंत्री आपको जॉर्डन गए थे, उसके बाद ओमान गए थे, उससे पहले यूएई और सऊदी की कितनी बार कर चुके हैं। तो अगर आप भारत की पश्चिम एशिया की नीति को देखें, या फिर यूएई के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए थे पिछले महीने, अरब देश के जितने भी अरब देश हैं इन सभी देशों के विदेश मंत्री हमारे यहाँ आए थे, एक समिट हुआ था उसको लेकर। तो भारत का पश्चिम एशिया में जो उनकी पॉलिसी है उसमें यही है कि अब हम खाली बाहर से नहीं रहना चाहते, हम एक बड़े पावर के तौर पर पश्चिम एशिया में एक्टिव होना चाहते हैं, क्योंकि और अगर नहीं होंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। देखिए, पश्चिम एशिया में रिसोर्सेज की वजह से पश्चिम एशिया का एक अलग किस्म का डेवलपमेंट हुआ। अब क्या कोई स्टैंड लेगा भारत इस अब तो युद्ध हो गया शुरू, ईरान पर हमला भी हो गया, अली खामेनेई की मौत भी हो गई, तो अब लगता है आपको कोई स्टैंड भारत का होगा? नहीं, देखिए, भारत का स्टैंड तो सब दिन से क्लियर है कि क्षेत्र में शांति होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे। मतलब अगर कोई भी सोच रहा है कि क्या हमको अपनी सेना ईरान के समर्थन में या इजराइल के समर्थन में भेजनी है, हरगिज नहीं भेजनी है, हम क्या स्टैंड लेंगे। हमारा स्टैंड यही है कि इस क्षेत्र में आपको फाइनली बातचीत से ही जो है सो हल निकल सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से। आप इसको मारोगे, कल उसको मारोगे। जैसे देखिए, अभी सबसे बड़ा खतरा क्या है, मुझे ये लगता है कि इस पूरे खतरे मतलब हमले के बाद परमाणु हथियारों की एक नई रेस शुरू होने वाली है। एक नई रेस सब देशों को लगेगा कि भाई हमारे पास परमाणु हथियार होने चाहिए।
इतिहास गवाह है कि वही सारे देश मिट गए जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है ना। हमें उन तमाम अपनी लीडरशिप का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने भारत को जो है सो न्यूक्लियर पावर बनाया, वरना हमारे लिए भी स्थिति खराब होती है आज की तारीख में। आप देखिए यही बात गद्दाफी भी कहते थे, भाई इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, ये सब एक के बाद एक मटियामेट हो गए क्योंकि इसके पास परमाणु हथियार नहीं था। ईरान उस कोशिश में था, इससे पहले कि वो बना पाता उससे पहले ही मतलब ये इंसिडेंट हो गया। अब वो आगे नहीं बना पाएगा ये तो बात तय है, लेकिन जिसके पास नहीं है लेकिन उसके पास पावर आ गया, मतलब सऊदी हो, यूएई हो, मुझे लगता है कि ये सब कंट्री बहुत जल्दी अपने पास परमाणु हथियार बनाकर रखने की कोशिश करेंगे। वहाँ के सुप्रीम लीडर अब कौन हो सकते हैं? रज़ा पहलवी का भी नाम आता है, वो उन्होंने भी प्रदर्शन जब हुए थे तो उन्होंने भी काफ़ी कहीं ना कहीं एक तरह से फ़ायदा ही उठाया उस चीज़ का जो अभी बीच में प्रदर्शन हुआ ईरान में। अब क्या लग रहा है वहाँ के सुप्रीम लीडर कौन आ सकते हैं, कौन सत्ता पर बैठ सकते हैं? देखिए ये एक बहुत बड़ी घटना है। पहली बात तो यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei को रिप्लेस करना, उनकी जगह कोई ले पाना, मुझे लगता है कि वो संभव नहीं है। जितनी मेरी समझ है ईरान के जो इस्लामिक क्रांति और उसके बाद के डेवलपमेंट को लेकर, तो देखिए जब खamenei साहब जो रिवोल्यूशन के जनक कहे जाते थे, उनके टाइम में वो बस सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज जो ईरान है या आज जो ईरान था वो इस सुप्रीम लीडर ने बनाया था। मतलब पिछले 3-4 दशक में उन्होंने एक पूरा पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रक्चर खड़ा किया, आईआरजीसी को खड़ा किया, मिसाइल सिटी बनाई, मिसाइल पावर बनाया। अब वो परमाणु हथियारों को लेकर जा रहे को बनाने की कोशिश में लगे थे। अब अचानक ये घटना घटती है, ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं या फिर बहुत से जो उनके समर्थक हैं उनकी नज़र में वो शहीद होते हैं, मतलब एक है ना। लेकिन दोनों ही हालत में अब ये है कि अब इनकी जगह कौन लेगा। तो कई सारे नाम हैं जो उनकी जगह, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि वो बस केवल नाम भर की पोस्टिंग होगी, रियल में उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। उसका रीज़न यही है कि सबसे बड़ी बात तो है कि अमेरिका और इजराइल ऐसा कुछ मैकेनिज्म स्ट्रक्चर बनने देगा नहीं अब कि अब उनकी जगह कोई और आ गया और वो फिर एंटी अमेरिका एंटी इजराइल होगा। वो कोशिश करेगा कि जैसे वेनेजुएला में हुआ था उसी तरह से सरकार चाहे जो भी बने वो अब अमेरिका के इशारे पर हो, और जो नहीं तो फिर वो और भी मारे जाएंगे, और भी लोग मारे जाएंगे जो भी उस एंटी अमेरिका एंटी इजराइल स्टैंड को आगे रखने की कोशिश करेंगे। अब जो दूसरी बात आती है कि नाम तो कई लोग हैं, मान लीजिए कि ये कहा ही जा रहा है कि अभी तो सबसे पहले ये आ रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और गार्जियन काउंसिल के एक सदस्य ये मिलकर जो है एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जो है सो अभी शासन संभालेगी। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि ये हो सकता है कि एक जुडिशरी से हो, एक पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पर राष्ट्रपति हो और एक रिलीजियस फिगर हो, तो तीनों मिलकर ये सरकार चलाएगी। लेकिन फिर आगे का रास्ता क्या होगा? तो आगे का रास्ता यही होगा कि अब आपको अमेरिका के साथ बात करनी होगी कि भाई वेनेजुएला मॉडल हम अपनाएं, या नहीं तो फिर क्या इराक वाला मॉडल अपनाएं, और नहीं तो फिर लीबिया की तरह गद्दाफी वाला मॉडल अपनाएं। लेकिन कुल मिलाकर अब देखिए इतना सब कुछ अमेरिका और इजराइल ने किया है, किस लिए किया? इसलिए किया कि वो कंट्रोल अपने हाथ में रखे। तो ये सोच लेना कि वो कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आने वाले कुछ दिन तक ये दिखेगा कि आईआरजीसी मिसाइलें दागती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है मिलिट्री पर्सपेक्टिव से उनको ये सब कुछ बहुत अचीव नहीं होने वाला है। एक आखिरी सवाल, अभी जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कि प्रदर्शन हो रहे हैं, लाल चौक के सामने कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी मौत को लेकर शोक मना रहे हैं। भारत में लखनऊ में देखा गया शिया धर्मगुरु बाहर आ रहे हैं, उनके अलग अलग बयान हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं भारत में ये होना? देखिए ये बहुत स्वाभाविक है, जो वो शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। हमें समझना पड़ेगा कि शिया का जो रूट है उसको समझना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, ईरान में पढ़ने जाते हैं। लखनऊ से कनेक्शन है क्योंकि वहाँ पर एक शियाओं की बड़ी आबादी है। तो इस धर्मगुरु की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धर्म अपनी जगह है। और एक धर्म के अनुयायी होने के नाते उन मातम तो होगा ही, और मातम कौन नहीं मनाएगा? मतलब मातम तो मुझे लगता है उन लोगों को भी वो मनाना चाहिए जो कि मतलब दुश्मन थे। और ऐसा हुआ है, बल्कि ईरान में ही मैं आपको कहूँ कि जब वो सुलेमानी मारे गए थे, जनरल सुलेमानी की कासिम सुलेमानी मारे गए थे, उस समय बहुत से लोग जो उनसे पसंद नहीं करते थे वो भी सड़क पर आए थे मातम मनाने के लिए। आज भी जो आप देख रहे हैं कि लाखों की भीड़ ईरान में आपको दिखाई दे रही है, तेहरान और अलग अलग शहर में, तो ऐसा नहीं कि उसमें से हर कोई उनके रिजीम से खुश है। लेकिन भाई आखिर में मारा गया। और देखिए ईरानियन कल्चर हो, इंडियन कल्चर हो, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि अगर किसी की मौत हो गई तो उसके बाद हम बुरा नहीं कहते उसके बारे में, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो एक तो पहली चीज़ ये है।
और नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक का सवाल है, बहुत से लोग कश्मीर में जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है या कश्मीर में जो लोग मातम मना रहे हैं उसको बहुत अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। पहली बात आप समझिए कि एक तो धार्मिक कनेक्शन है हमारा, है ना, कि वो भी शिया हैं और वो शिया के धर्मगुरु हैं, तो उनके साथ एक अलग किस्म का लगाव है। दूसरा है कि ईरान भारत का कभी दुश्मन नहीं रहा, बल्कि एक मजबूत ईरान जो है गल्फ में भारत के जो भारत से संबंधित जो पॉलिसी है उसके हमेशा पक्ष में रहा था। अब आने वाले समय में जो नई सरकार आएगी वो हमारे कितने पक्ष में आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि भारतीय हित के हिसाब से वो एक अच्छा पावर इक्वेशन था कि हमारा अच्छा ईरान के साथ भी रिश्ता था, हमारा अच्छा इजराइल के साथ भी रिश्ता था। तो मुझे लगता है कि हमें इस चश्मे से देखनी चाहिए बजाय कि घरेलू राजनीति के चश्मे। एक सवाल रह गया था, क्या वर्ल्ड वॉर की कोई आशंका नज़र आ रही है? क्योंकि कई जगह ये बात चल रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है, विश्व युद्ध हो सकता है। जिस तरीके से ट्रंप ने पहले वेनेजुएला पर अटैक किया, उसके बाद ईरान, ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं, तो क्या मतलब ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या कोई आहट लग रही है आपको विश्व युद्ध की? देखिए, हम और आप सब तीसरे विश्व युद्ध के दौर में हैं। आज से 5 साल 10 साल बाद जब आप किताब लिखेंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे, तो आप कहेंगे कि आपने तीसरे विश्व युद्ध को कवर किया है। और विश्व युद्ध होता क्या है? रूस और यूक्रेन के जंग में 30 से अधिक कंट्री इन्वॉल्व हैं। उसके बाद अभी देख लीजिए आप, ईरान और गल्फ कंट्री मिला के करीब कुल मिलाकर 20 कंट्री के आसपास इसमें प्रभावित हैं। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला का आपने नाम लिया ही कि वहाँ पर एक अलग किस्म का ये है। तो 50 से अधिक कंट्री इन्वॉल्व है। इससे इतने तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं थे। तो कुल मिलाकर यही थर्ड वर्ल्ड वॉर है। अब यह है कि पहला वर्ल्ड वॉर दूसरा वर्ल्ड वॉर से अलग, तीसरा जो वर्ल्ड वॉर है इसमें कई तरह की चीज़ें हो रही है। तो इसीलिए, लेकिन हम तीसरे विश्व युद्ध के दौर में चल रहे हैं और ये शुरू हो चुका है। पिछले कई साल पहले से ये चल रहा है, मतलब 4 साल से तो कम से कम जरूर 2022 से चल रहा है, 2026 में भी हम हैं, लेकिन अभी अगले कुछ समय तक चलेगा। तो बेसिकली यही पूरा पीरियड है जिसे भविष्य में इतिहासकार कहेंगे कि ये तीसरा वर्ल्ड वॉर था, जिसमें ये सारी घटनाएं घटी। एक पत्रकार के तौर पर हम और आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके साक्षी हैं। अब इसे आप खुद खुशनसीबी कहें या बदनसीबी कहें। तेल की कीमतों पर कुछ इजाफा नज़र आएगा क्या? महंगाई कुछ बढ़ेगी क्योंकि ईरान तेल का वहाँ कहीं ना कहीं गढ़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ेगी, उसके अलावा शेयर मार्केट और इन सब पर भी प्रभाव पड़ेगा। जाहिर है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट क्योस लेकर आता है और जाहिर है कि इसका फ़ायदा उठाया जाता है। और फिर ये सारी लड़ाई तो ही तेल को लेकर थी, लेकिन खास करके अभी थोड़े दिन तक जो हॉर्मुज स्ट्रीट है उसमें आवागमन बंद रहेगा तो उसका भी असर पड़ेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सब कुछ सेटल हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आखिर में यही कहूँगा कि हिंदी में कहावत है, हाथी निकल गई पूँछ बाकी है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे, तो ईरानियन रिजीम की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप इस हकीकत को जितनी जल्दी मान लें उतनी अच्छी बात है। और उसके बाद का स्थिति क्या होगा, देखिए, मतलब वही है कि एक बहुत बुरा कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहीं पर किया जा सकता है कि वही बड़ा पेड़ है, गिरा है अभी, तो देखिए क्या होता है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जैसा आपने समझा कि आखिर ईरान में जो हुआ या अब आयतुल्लाह अली खामेनेई की जो मौत हुई है, जो भी इसके पीछे साजिश थी या विश्व युद्ध की बात, हमें बहुत अच्छे से हमारे जो सहयोगी हैं मनीष झा ने समझाई। आप इस वीडियो को शेयर करिए और बहुत इस चीज़ को फैलाइए, बताइए लोगों को, इस वीडियो को बताइए कि किस तरीके से चीज़ें घटित होती है और विश्व युद्ध आखिर होता क्या है। मैं था आपके साथ बरकत, आप देख रहे थे TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।